आज का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ टर्म को अगर आप डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। हाफ लाइफ is the time period in which radioactive nuclei will decay and becomes half। इसको समझने के लिए हम चलेंगे अनस्टेबल न्यूक्लियाई की तरफ। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था जब हमने बाइंडिंग एनर्जी का ये वाला ग्राफ डिस्कस किया था। हमने इसमें देखा था कि जब आप हाइड्रोजन से मूव करते हुए आयरन तक पहुंचते हैं तो आयरन इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। हाइड्रोजन से मूव करते हुए टुवर्ड्स द आयरन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई इंक्रीज होती जा रही थी, लेकिन आयरन के बाद जब आप हायर एटॉमिक मास नंबर की तरफ मूव करते हैं तो जितने भी आपको एलिमेंट्स नजर आते हैं इनमें से मोस्टली अनस्टेबल न्यूक्लियाई को कैरी करते हैं। यहां हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि कोई भी एलिमेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई की तरफ मूव क्यों करता है और आयरन तक ऐसा क्या है जिसकी वजह से न्यूक्लियाई स्टेबल रहते हैं और उनमें रेडियोएक्टिव डिके या हाफ लाइफ का कोई भी लिंक नहीं होता। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव चार्जेस हों तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ये दो पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन हैं तो ये प्रोटॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अगर इनको रिपेल करने दिया जाए तो ये प्रोटॉन कुछ इस ह्यूज वेलोसिटी के साथ दूर चला जाएगा। लेकिन अगर ये इतनी ह्यूज वेलोसिटी के साथ मूव करता है बिकॉज ऑफ रिपल्सिव इफेक्ट तो हमें आयरन तक के न्यूक्लियाई में ये रिपल्सिव इफेक्ट आखिर नजर क्यों नहीं आता। ये रिपल्सिव इफेक्ट हमें नजर इसलिए नहीं आता कि इन लाइटर न्यूक्लियाई में जहां ये रिपल्सिव फोर्स कुछ इस तरह आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है तो वहीं इन पर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्लाइटली ग्रेटर देन होती है उस रिपल्सिव फोर्स से और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन न्यूक्लियॉन्स को आपस में बाइंड रखती है। इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कांटेक्ट फोर्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसकी वजह यह है कि जब आप बात करते हैं लाइटर न्यूक्लियाई की तो लाइटर न्यूक्लियाई में प्रोटॉन और प्रोटॉन ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट होते हैं और प्रोटॉन प्रोटॉन के इन कांटेक्ट होने की वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही इफेक्टिव रहती है और जैसे ही आप हायर न्यूक्लियॉन नंबर की तरफ मूव करते हैं तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक इंक्रीज्ड न्यूट्रॉन नंबर आने की वजह से प्रोटॉन प्रोटॉन कांटेक्ट कम होना शुरू हो जाता है। जैसे ही प्रोटॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा भी दूर हुआ तो इनका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उसी मोमेंट पर डिसअपियर हो जाएगी। सो जैसे ही आप हायर न्यूक्लियॉन नंबर या हायर एटॉमिक मास नंबर के एलिमेंट्स की तरफ मूव करते हैं तो न्यूट्रॉन नंबर स्लाइटली ग्रेटर देन होता है प्रोटॉन से। इस वजह से प्रोटॉन और प्रोटॉन का आपस में जो कांटेक्ट है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जरा से भी दूर हुए तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उसी मोमेंट पर डिसअपियर हो जाती है। उस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के खत्म होने की वजह से repulsive effect between the protons will become effective and because of that repulsive effect nucleons will generate an instability factor in the nuclei और इस वजह से वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल होने के बाद डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के टॉपिक को हम इसी चैप्टर के लास्ट टॉपिक बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर में मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर आयरन तक भी तो प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स रिपल्सिव इफेक्ट है तो फिर ये न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों नहीं है। सो आई एम श्योर कि अब आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि टिल आयरन न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सिव इफेक्ट तो होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उस रिपल्सिव इफेक्ट को ओवरकम कर लेती है और वो न्यूक्लियाई स्टेबल रहते हैं।
सो डियर स्टूडेंट्स, जब ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं तो ये डिसइंटीग्रेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। लेकिन जब हम हाफ लाइफ को डिस्कस करेंगे तो इसमें हम मोस्टली अल्फा और बीटा को ही लिंक करते हैं विद हाफ लाइफ, क्योंकि गामा डिके में जब कोई भी न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट में होता है, वो जब डी एक्साइट करता है तो तब होता है गामा डिके। एज सच गामा डिके में पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। सो इस डिके को हम हाफ लाइफ से लिंक नहीं करते। सो अल्फा और बीटा डिके जिनमें पेरेंट न्यूक्लियाई ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू सम अदर डॉटर न्यूक्लियाई, उनको रिलेट किया जाता है विद हाफ लाइफ। सो डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट करता है तो उसकी डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। यानी अगर मेरे पास ये 10 न्यूक्लियाई या 10 एटम्स का एक सैंपल है और ये सैंपल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का है, यानी ये न्यूक्लियाई विद टाइम डिके करेंगे, तो मैं या आप या कोई भी ये नहीं बता सकता कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियाई किस टाइम पर डिके करेगा। सो इस सारी इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखते हुए अगर अब हम हाफ लाइफ की स्टेटमेंट की तरफ चलें तो वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी। हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड है जिसमें रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिके करेंगे और उनका नंबर ओरिजिनल नंबर से हाफ हो जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास ये 16 रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई हैं। इन 16 रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई की हाफ लाइफ है 50 सेकेंड्स। इसका मतलब यह है कि जब 50 सेकेंड्स का टाइम पीरियड गुजरेगा तो इन 16 में से हाफ यानी 8 न्यूक्लियाई डिके हो जाएंगे और 8 न्यूक्लियाई आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में रिमेनिंग होंगे। अब इन 16 में से कौन सा न्यूक्लियाई डिके करेगा इसके बारे में आप बिल्कुल प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सो इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कोई भी न्यूक्लियाई डिके कर सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि आफ्टर 50 सेकेंड विच इज द हाफ लाइफ ऑफ दिस रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, इस एलिमेंट में से हाफ न्यूक्लियाई डिके हो जाएंगे और हाफ रिमेनिंग होंगे। तो चलिए हम इस प्रोसेस को कुछ हाफ लाइफ के लिए डिस्कस कर लेते हैं। हमने ओरिजिनल नंबर लिया था 16 और हाफ लाइफ है 50 सेकेंड्स। सो डियर स्टूडेंट, जब इनिशियली टाइम 0 सेकेंड है तो आपके ओरिजिनल 16 न्यूक्लियाई अवेलेबल हैं। अब जैसे ही 50 सेकेंड्स का टाइम पीरियड गुजरा तो इन 16 में से आपने देखा कि 8 न्यूक्लियाई डिके हो गए और 8 आपके पास रिमेनिंग हैं। अब हम मजीद 50 सेकेंड्स अगर पास करें तो 50 सेकेंड्स के बाद इन 8 में से हाफ यानी 4 न्यूक्लियाई डिके हो जाएंगे और 4 आपके पास रिमेनिंग होंगे। अब मजीद 50 सेकेंड का टाइम पीरियड अगर हम गुजारते हैं तो इन 4 में से 2 डिके हो जाएंगे और 2 आपके पास रिमेनिंग है। फिर 50 सेकेंड्स का टाइम गुजरा तो 2 में से हाफ यानी 1 डिके हो जाएगा और 1 आपके पास रिमेनिंग होगा। सो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। फर्दर अगर 50 सेकेंड्स गुजरते हैं तो इस 1 का भी हाफ डिके हो जाएगा, हाफ रिमेनिंग होगा। सो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और आप ये नहीं कह सकते कि ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई आफ्टर 6-7 हाफ लाइफ कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, क्योंकि लाइफ किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की इन्फिनिट होती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इन्फिनिट टाइम लेता है फॉर इट्स कंप्लीट डिके। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह हाफ लाइफ और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि हर एक 50 सेकेंड्स का टाइम गुजरने के बाद इस सर्टेन न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हाफ हो जाते थे, इसलिए इस टाइम पीरियड को बोला जाता है हाफ लाइफ। इसी सिचुएशन को अगर आप ग्राफ की फॉर्म में ड्रॉ करें तो हम ग्राफ कुछ इस तरह ड्रॉ करेंगे। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर हम टाइम ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस पर हम नंबर ऑफ एटम्स को ड्रॉ करेंगे। हमने जो सिचुएशन ली थी उसमें ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स थे 16। उस 16 यानी ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स को हम इंडिकेट करेंगे फॉर वाई एक्सिस बाय n नॉट। सो आपने देखा कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अलोंग वाई एक्सिस टॉप से स्टार्ट हो रहा है और उसको हमने n नॉट विच इज 16 नंबर ऑफ एटम उससे इंडिकेट किया।
क्यों हमने टॉप से स्टार्ट लेना है? क्योंकि हमें मालूम है कि ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विद टाइम डिक्रीज होंगे। सो हम एक मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू की तरफ डाउनवर्ड अलोंग वाई एक्सिस मूव करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम एक्स एक्सिस पर एक फर्स्ट हाफ लाइफ का टाइम पीरियड गुजारें तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे एक्स एक्सिस पर, और एक सर्टन हाफ लाइफ, और वो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट होती है। यहाँ हम मेंशन नहीं करते कि कितना टाइम पीरियड है, यानी 10 सेकेंड है या 50 सेकेंड, हम जर्नलाइज्ड फॉर्म में हाफ लाइफ को टी हाफ से इंडिकेट करते हैं। सो 0 से जैसे ही आप अलोंग एक्स एक्सिस मूव करेंगे तो आपने देखा कि किस तरह फर्स्ट हाफ लाइफ का टाइम पीरियड गुजरा, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 16 से क्या हो गए 8, यानी n नॉट अलोंग y एक्सिस डिक्रीज होकर बन गया n नॉट बाय 2। अब हम सेकेंड हाफ लाइफ गुजारते हैं। जैसे ही आप सेकेंड हाफ लाइफ का टाइम पीरियड क्रॉस करेंगे तो ये 8 फर्दर रिड्यूस होकर 4 हो जाएगा, और आपका n नॉट बाय 2 हाफ होकर n नॉट बाय 4 हो गया। अब हम एक और हाफ लाइफ अगर क्रॉस करते हैं विच इज थर्ड हाफ लाइफ, तो जैसे ही आप थर्ड हाफ लाइफ को क्रॉस करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फर्दर रिड्यूस हो गए, 4 से हाफ होकर 2 हो गए, और नंबर ऑफ एटम्स जो कि इनिशियली था n नॉट, फिर हुआ n नॉट बाय 2, फिर हुआ n नॉट बाय 4, और अब हो गया है n नॉट बाय 8। अब आप फर्दर एक और हाफ लाइफ अगर गुजारते हैं तो ये मजीद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 2 से हाफ हो जाएंगे, यानी 1 न्यूक्लियाई डिके हो जाएगा और 1 आपके पास रिमेनिंग होगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा अनटिल इन्फिनिट हाफ लाइफ्स। सो आपने देखा कि किस तरह एक ग्रेजुअली विद हाफ लाइफ हाफ हाफ के फैक्टर के साथ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिक्रीज होते जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये है आपका रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का विद हाफ लाइफ कम होने वाला फैक्टर, कि रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई हाफ लाइफ गुजरने के बाद किस तरह अपना ओरिजिनल नंबर रिड्यूस कर लेते हैं। इसको आपकी बुक्स में एक विलेज या टाउन में एक पॉपुलेशन से लिंक करके एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन किया गया है। सपोज करें कि एक विलेज में टोटल 8000 की पॉपुलेशन है, और वहां कोई ऐसी वबा फैल गई कि हर 2 दिन के बाद इस आबादी का, इस पॉपुलेशन का हाफ नंबर उसकी डेथ हो जानी है बिकॉज ऑफ दैट डिजीज। तो अगर 2 डेज हाफ लाइफ है तो आप इन 2 डेज के टाइम पीरियड में ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि इस 8000 की पॉपुलेशन में से किसकी डेथ होनी है और इन 2 डेज के टाइम पीरियड में किस वक्त होनी है। लेकिन ये कंफर्म है कि 2 डेज के टाइम पीरियड के बाद 8000 में से 4000 की डेथ हो जाएगी और रिमेनिंग पॉपुलेशन होगी 4000, और जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है 4000, फिर 2 दिन गुजरने के बाद इस 4000 की फर्दर हाफ पॉपुलेशन यानी 2000 की डेथ हो जाएगी और 2000 आपके पास रिमेनिंग होगा। फिर अगर 2 डेज का टाइम पीरियड क्रॉस करता है तो इन 2000 में से 1000 की डेथ हो जाएगी और 1000 आपके पास रिमेनिंग होगा। फिर इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और हाफ पॉपुलेशन विद इन 2 डेज फर्दर डिके हो जाएगी यानी डेथ हो जाएगी और हाफ पॉपुलेशन आपके पास रिमेनिंग होगी। डियर स्टूडेंट, ये तो था एक रूटीन लाइफ के एग्जाम्पल को हाफ लाइफ से लिंक करना। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने जो अभी प्रीवियसली रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई की सिचुएशन डिस्कस की उसको और इस पॉपुलेशन वाली सिचुएशन को रिलेट करें तो ये दोनों सिचुएशंस एक ही जैसी हैं। दोनों सिचुएशंस में हमने यही डिस्कस किया कि जो ओरिजिनल नंबर है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड, जिसको आप कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ दैट सिचुएशन, वो हाफ लाइफ का टाइम पीरियड, जैसे ही वो हाफ लाइफ का टाइम पीरियड क्रॉस होगा तो उस ओरिजिनल नंबर में से हाफ डिके हो जाएगा और हाफ आपके पास रिमेनिंग होगा। सो हाफ लाइफ, आई एम श्योर कि अब आपके दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का सैंपल हाफ एटम्स या हाफ न्यूक्लियाई को डिके करता है और उन्हीं में से हाफ आपके पास रिमेनिंग होते हैं। डिफरेंट न्यूक्लियाई की डिफरेंट हाफ लाइफ्स होती हैं। हाफ लाइफ के बाद आपके पास कितना रिमेनिंग फैक्टर है किसी भी न्यूक्लियाई का, कि 5 हाफ लाइफ्स गुजरी तो क्या न्यूक्लियाई का फैक्टर रिमेनिंग है, या 6 हाफ लाइफ्स गुजरी कितना फैक्टर रिमेनिंग है,
अगर ये आपने कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम एक जर्नलाइज्ड फॉर्म को भी डिराइव कर सकते हैं। इसके लिए हम ये एक टेबल ड्रॉ करते हैं इसी प्रीवियसली डिस्कस्ड सिचुएशन का। हमने अभी ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास 16 न्यूक्लियाई हैं तो एक सर्टन हाफ लाइफ का टाइम पीरियड गुजरने के बाद वो हाफ हो जाते हैं, फिर उतना ही टाइम पीरियड गुजरने के बाद वो दोबारा क्या हो जाते हैं, हाफ। सो इसी सिचुएशन को अगर हम कुछ इस तरह ड्रॉ करें कि फर्स्ट कॉलम में हम ड्रॉ करेंगे टाइम, सेकंड कॉलम में हम ड्रॉ करेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या नंबर ऑफ एटम्स, और थर्ड कॉलम में आप इसी सेकंड कॉलम की सिचुएशन को एक और तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो पहले हम फर्स्ट 2 कॉलम्स फिल कर लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि इनिशियली जब टाइम 0 सेकेंड्स है तो आपके पास सैंपल में ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स हैं n0। जैसे ही हाफ लाइफ टाइम गुजरा यानी t हाफ का टाइम पीरियड गुजरा तो ये n0 रिड्यूस होकर हो गए n0/2। फिर सेकेंड हाफ लाइफ का टाइम पीरियड गुजरा तो n0/2 फर्दर हाफ होकर n0/4 हो गया। फिर थर्ड हाफ लाइफ टाइम गुजरा तो आपके पास n0/4 रिड्यूस होकर यानी हाफ होकर n0/8 हो गया। फिर आपने फोर्थ हाफ लाइफ टाइम गुजारा तो n0/8 फर्दर हाफ होकर n0/16 हो गया। इसी सेकंड कॉलम की सिचुएशन को अगर आप देखें तो ये स्टार्ट ले रही है n0, n0/2, n0/4, n0/8 एंड n0/16। इसी सिचुएशन को अगर हम 1/2 के फैक्टर के अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करें तो ये हम थर्ड कॉलम में लिखकर देखते हैं। जब फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी थी तो फैक्टर है n0/2। इसको अगर मैं 1/2 पावर 1 n0 लिखूं तो ये बिल्कुल वही चीज ही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। कॉलम का जो सेकंड पोर्शन है उसमें हमने लिखा सेकेंड हाफ लाइफ गुजरने के बाद आपके पास रिमेनिंग फैक्टर है n0/4। इसको अगर मैं 1/2 पावर 2 n0 लिखूं तो ये वही चीज है, क्योंकि 1/2 पावर 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 ही बनेगा। सो आप थर्ड कॉलम में अगर आए या थर्ड पोर्शन ऑफ कॉलम में आए तो आपके पास है n0/8। इसको जब आप 1/2 पावर 3 इंटू n0 लिखेंगे तो ये वही चीज है। नेक्स्ट में इसी तरह आप 1/2 पावर 4 n0 और इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे तो आप अगर गौर करें थर्ड कॉलम की वैल्यूज पर तो ये सारी वैल्यूज 1/2 की एक इंटीग्रल पावर के अकॉर्डिंग हैं। और इसमें अगर हम जर्नलाइज्ड फॉर्म में इस थर्ड कॉलम को ट्रांसफॉर्म करें तो ये बनेगा 1/2 पावर n0। इसमें जो स्मॉल n आपने पावर में यूज किया है ये बेसिकली इंटीजर्स हैं, और 1, 2, 3 एंड सो ऑन ये जो वैल्यूज हैं 1, 2, 3 ये हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर हम n को 1 लेते हैं तो इसका मतलब होगा फर्स्ट हाफ लाइफ, अगर हम n को 5 लेते हैं तो इसका मतलब होगा फिफ्थ हाफ लाइफ। सो अगर आपसे कहा जाए कि बताएं कि आपके पास कोई भी रेडियोएक्टिव सैंपल है, फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग एटम्स कितने होंगे, तो आप सिंपली 1/2 पावर 5 n0 अगर लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा n0 डिवाइडेड बाय 32। इसका मतलब कि आपके पास जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई होंगे वो ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का 32 टाइम्स रिड्यूस हो चुके होंगे। सो आप बड़ी आसानी से इस फैक्टर को यूज करते हुए किसी भी हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग न्यूक्लियाई का नंबर बता सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था कि किस तरह किसी भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई के डिके होने की वजह से जब वो अपने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को रिड्यूस करता है, हाफ कर लेता है, तो उस हाफ रिडक्शन का जो टाइम होगा वो क्या कहलाएगा, वो हाफ लाइफ कहलाएगा। सो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई क्या है। इंशाल्लाह इसी के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई में हाफ लाइफ और उस रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई में डिके कांस्टेंट, इन दो फैक्टर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। बट ये हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट, जिसको हम लेम्डा से इंडिकेट करते हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। इस रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने से पहले हम कुछ टर्म्स और उनसे रिलेटेड नेम्स को जान लेते हैं।
हम अपनी इस स्टार्टिंग डेरिवेशन में यूज करेंगे कैपिटल N को एज ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स या ओरिजिनल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स, और डेल्टा N टर्म इंडिकेट करेगी चेंज इन नंबर ऑफ एटम्स विद टाइम, और डेल्टा T इंडिकेट करेगा टाइम फॉर दिस रिक्वायर्ड चेंज। इसमें आपके पास N, मैं रिपीट कर देती हूँ, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम है, फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड गुजरने के बाद जब ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके करेंगे तो इनमें डिके की वजह से क्या चेंज आएगा वो कहलाएगा डेल्टा N। डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें चेंज इन नंबर ऑफ एटम जो कि है डेल्टा N, दिस डेल्टा N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स, तो मेरी इस प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है? डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स हैं 1000 और एक हाफ लाइफ का टाइम पीरियड गुजरने के बाद इस 1000 में से 500 डिके हो जाएंगे और आपके पास जो रिमेनिंग एटम्स होंगे वो होंगे 500। इसका मतलब जो चेंज आया विद इन दिस टाइम पीरियड वो चेंज है 500 का। लेकिन अगर मेरे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स होते ही 10, तो एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद 5 डिके हो जाते और 5 मेरे पास रिमेनिंग होते। सो इस सिचुएशन में जो चेंज इन नंबर ऑफ एटम्स आया वो है 5 का। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे तो चेंज इन एटम्स भी ज्यादा आएगा, और अगर आपके पास ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे तो चेंज भी आपके पास कम ही आएगा। बिल्कुल ऐसे ही कि अगर आपके पास 10,000 की अमाउंट है और आप उसमें से 5,000 खर्च करते हैं तो 5,000 एक बिगर अमाउंट आपके पास बची हुई भी है। लेकिन अगर आपके पास अमाउंट ही 1000 की है, उसमें से आप 500 यानी हाफ अमाउंट खर्च करते हैं, तो आपके पास रिमेनिंग भी बहुत कम अमाउंट होगी, दैट इज 500। सो डियर स्टूडेंट, इस इक्वालिटी के बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि चेंज इन नंबर ऑफ एटम इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम। अगर ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स बिगर हैं तो आपके पास चेंज भी बिगर आएगा, अगर ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स कम है तो चेंज भी कम आएगा। दूसरा, इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि डेल्टा N इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, दैट इज डेल्टा T। सो डेल्टा N इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आप किसी भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई को एक बड़े टाइम के लिए ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्वियसली उस बिगर टाइम में उसके अंदर जो डिसइंटीग्रेशंस होंगी वो भी ज्यादा होंगी और उसका जो चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या नंबर ऑफ एटम्स आएगा वो भी ज्यादा आएगा। लेकिन अगर आप किसी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई को बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें चेंज भी उतना ही कम आएगा। सो आपने दो प्रोपोर्शनैलिटीज डिस्कस की, एक है डेल्टा N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एंड डेल्टा N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा डेल्टा N इज प्रोपोर्शनल टू N डेल्टा T। सो जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के फैक्टर को इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, डेल्टा N इक्वल्स टू माइनस लेमडा N डेल्टा T। मैंने माइनस का साइन और लेमडा लिखा, लेमडा है कांस्टेंट जिसे आप कहते हैं डिके कांस्टेंट, और नेगेटिव साइन इस इक्वेशन में ये इंडिकेट करता है कि चेंज इन नंबर ऑफ एटम विद टाइम डिक्रीजिंग है। अगर हम इस इक्वेशन में नेगेटिव साइन नहीं लगाते तो ये इंक्रीजिंग चेंज को इंडिकेट करता है, जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के केस में गलत हो जाता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई विद टाइम जब डिसइंटीग्रेट होते हैं तो उनका नंबर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सो इस डिक्रीजिंग फिनोमिना को समझने के लिए इस इक्वेशन में आप नेगेटिव का साइन लगाएंगे। अब इसी इक्वेशन से आप लेमडा, जिसे हमने कहा कि ये डिके कांस्टेंट है, अगर आप इसकी इक्वेशन डिराइव करें तो लेमडा की इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, लेमडा इक्वल्स टू माइनस डेल्टा N ओवर N डिवाइडेड बाय डेल्टा T। इसमें डेल्टा N ओवर N फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स है और डेल्टा T ऑब्वियसली टाइम पीरियड है। सो इस इक्वलिटी के बेसिस पर अगर आप डिके कांस्टेंट लेमडा को डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि डिके कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम, या आप इसे सिंपली यूं भी कह सकते हैं दैट लेमडा इज द फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर सेकेंड। सो अगर आप
इसी इक्वेशन जो कि आपने लेमडा से लिंक की है, दैट लेमडा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन ओवर एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इस इक्वेशन से यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट देखें तो आपके पास न्यूमरेटर में डेल्टा एन ओवर एन है। सो ये सेम नंबर ऑफ एटम्स ही हैं, यानी आपके पास इसमें डेल्टा एन भी नंबर ऑफ एटम्स है, एन भी नंबर ऑफ एटम्स है। सो इस फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होगा। लेकिन डिनोमिनेटर में आपके पास है डेल्टा टी, जिसको आप सेकेंड्स में यूज करेंगे, तो आपके पास लेमडा का यूनिट बनेगा पर सेकेंड। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि लेमडा एक डिके कांस्टेंट है और ये फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम बताएगा और इसका यूनिट है पर सेकेंड। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ से आगे अगर हम आपकी बुक में देखें तो पेज नंबर 231 पर डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ का जो रिलेशनशिप बताया गया है वो है लेमडा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693। ये डायरेक्ट ही वहां पर ये इक्वेशन लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको इसका रेडियोएक्टिव डिके लॉ से लिंक करके डेरिवेशन समझाऊंगी ताकि आपको मालूम हो कि ये डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ का रिलेशनशिप आखिर किस तरह डेराइव हुआ। डियर स्टूडेंट, अभी हमने जो इक्वेशन नंबर 1 डिस्कस की थी वो ये वाली इक्वेशन थी। हम इसी इक्वेशन की हेल्प लेंगे और इस रिलेशनशिप को डेराइव करेंगे। इसी इक्वेशन को अगर मैं डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखूं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, विच इज dn over n is equal to minus lambda dt। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, सो बाय इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। जब आपने इंटीग्रेट करना है तो ऑब्वियसली जब भी इंटीग्रेशन की जाती है तो उसके लिए आपको लिमिट चाहिए कि आप जिस फैक्टर को इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका स्टार्टिंग वैल्यू और उसका एंडिंग वैल्यू क्या है। सो इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड टाइम ऑन द राइट हैंड साइड को डिस्कस करने के लिए या इंटीग्रेट करने के लिए हम इसकी सिचुएशन को कुछ इस तरह डिस्क्राइब करेंगे। सो ये आपके पास है ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स, इसको हम कहते हैं n नॉट, और ये अभी टाइम 0 सेकेंड्स की बात हो रही है। एक सर्टेन टाइम t गुजरने के बाद ये नंबर ऑफ एटम डिक्रीज होकर हो जाएगा n। यहाँ हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि टाइम हमारा हाफ लाइफ गुजरा या 2 हाफ लाइफ गुजरा, हमने बस एक सिचुएशन ली कि आपके पास ओरिजिनल रेडियोएक्टिव एटम्स थे n नॉट एट टाइम 0 सेकेंड्स और आफ्टर टाइम t सेकेंड्स ये रिड्यूस होकर हो गए हैं n। सो इस सिचुएशन को जब हम अपनी इंटीग्रेशन की लिमिट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड जहां आप इंटीग्रेट कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स को, तो आपकी लिमिट स्टार्ट लेगी n नॉट से और एंड हो जाएगी n पर। राइट हैंड साइड पर जब आप टाइम को इंटीग्रेट करेंगे तो टाइम की लिमिट स्टार्ट लेगी 0 सेकेंड से और एंड हो जाएगी t सेकेंड्स पर। सो इस लिमिट के अकॉर्डिंग जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। log ऑफ n ओवर n नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा t। अब आपने इसी इक्वालिटी का एंटी लॉग लिया तो ये कुछ इस फॉर्म में मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो गई, n ओवर n नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा t। अब आप n नॉट जो लेफ्ट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर में है उसे राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा t। डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली इक्वेशन है जिसे आप रेडियो एक्टिव लॉ भी कहते हैं। इस रेडियो एक्टिव लॉ इक्वेशन में आपके पास लेमडा अगेन एग्जिस्ट करता है और ये लेमडा वही है डिके कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि डिके कांस्टेंट रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई के डेंसिटी, टेम्परेचर या प्रेशर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। लेमडा इज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। सो अगर किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट का अगर मैं आपसे कहूं कि लेमडा यानी डिके कांस्टेंट बहुत बड़ा है तो उसकी हाफ लाइफ बहुत ही शॉर्ट होगी। क्यों? क्योंकि रेडियोएक्टिव एलिमेंट का डिके कांस्टेंट क्या हमने डिफाइन किया था? हमने कहा था कि लेमडा विच इज डिके कांस्टेंट, इसकी स्टेटमेंट है फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम। सो अगर आपके लेमडा की वैल्यू गिवन रेडियोएक्टिव एलिमेंट के लेमडा की वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब जो पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड जो फ्रैक्शन डिके हो रहा है वो एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन है। सो अगर एक बड़ा फ्रैक्शन पर सेकेंड डिके हो रहा है तो इसका मतलब कि उस एलिमेंट की हाफ लाइफ फिर शॉर्ट है और शॉर्ट हाफ लाइफ यानी कम टाइम में वो बहुत बड़े बड़े फ्रैक्शंस को डिके कर रहा है। और अगर किसी भी एलिमेंट का लेमडा स्मॉल है
तो उसकी हाफ लाइफ फिर बिगर होगी। क्यों? क्योंकि अगेन लेमडा है फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एलिमेंट्स पर यूनिट टाइम। सो अगर फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स कम है तो इसका मतलब उसकी हाफ लाइफ फिर बड़ी है, वो एक बड़े टाइम के बाद एक फ्रैक्शन को डिसइंटीग्रेट या डिके करता है। सो लेमडा एंड हाफ लाइफ एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड हैं। अगर एक फैक्टर बड़ा है तो दूसरा उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल वैल्यू कैरी करता है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि इनवर्स रिलेशनशिप की क्या बेसिस है और वो रिलेशनशिप क्या है? इसके लिए जो अभी आपने रेडियो एक्टिव लॉ की इक्वेशन डिराइव की, n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी, इसी इक्वेशन की हम हेल्प लेंगे और आपके बुक में जो पेज 231 पर इक्वेशन है उसको डिराइव करेंगे। उसके लिए हम इस रेडियो एक्टिव लॉ के लिए सिचुएशन ये लेते हैं कि आपका कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई था, उसके ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स है n नॉट और उसकी एक हाफ लाइफ गुजरी, तो स्मॉल t इस इक्वेशन में 1 हाफ लाइफ के इक्वल हो जाएगा। सो जैसे ही एक हाफ लाइफ गुजरी तो आपके पास जो रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो ऑब्वियसली क्या होंगे, क्योंकि एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हाफ हो जाते हैं। सो इस रेडियोएक्टिव लॉ में जो n वाली वैल्यू है वो n नॉट बाय 2 हो जाएगी, क्योंकि एक हाफ लाइफ गुजरी तो स्मॉल t रिप्लेस हो जाएगा t हाफ से। सो आपकी इक्वेशन बनेगी n नॉट बाय 2 इक्वल्स टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा t हाफ। इसमें आपके पास राइट और लेफ्ट हैंड साइड पर n नॉट का फैक्टर कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो रिमेनिंग इक्वेशन है वो है 1/2 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा t हाफ। इस इक्वेशन को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू रीअरेंज करें तो ये कुछ इस तरह से रीअरेंज हुई। अब आप एक्सपोनेंशियल वाले फैक्टर को डिनोमिनेटर से जैसे ही न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल लेमडा t हाफ इक्वल्स टू 2। सो ये आपके 2 स्टेप्स में आप इस स्टेप तक पहुंचे। इस स्टेप के बाद अब आप दोनों साइड्स का लॉग लेंगे तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। अब इस में जैसे ही आप लॉग ले लेंगे तो ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, लेमडा t हाफ इज इक्वल टू 0.693, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.693। सो इस इक्वेशन को अब आप अपनी बुक पर देखें तो ये वही इक्वेशन है एग्जैक्टली, विच इज लेमडा t हाफ इज इक्वल टू 0.693। आई एम श्योर कि आपको रेडियोएक्टिव लॉ और उससे की गई डेरिवेशन के स्टेप्स समझ आ गए होंगे। अब इस इक्वेशन में लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t हाफ, क्योंकि इनमें से कोई एक फैक्टर जैसे ही बिगर होगा दूसरा फैक्टर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस एलिमेंट का डिके कांस्टेंट लेमडा बिगर होगा उसकी हाफ लाइफ कम होगी। सो अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो हमारे पास इस वक्त 2 कर्व्स हैं। आपने y एक्सिस पर अगेन लिया है नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स को और x एक्सिस पर आपने लिया है टाइम को। सो इसमें आपके पास जो 2 ग्राफ नजर आ रहे हैं उसमें जो लोअर ग्राफ है उसे आप ग्राफ 1 कह लें और अपर ग्राफ को हम कहते हैं ग्राफ 2। लोअर ग्राफ का जो डिके कांस्टेंट है वो है लेमडा 1 और जो अपर ग्राफ है उसका डिके कांस्टेंट है लेमडा 2। इन दोनों में से किसका डिके कांस्टेंट ग्रेटर है? ऑब्वियसली जो ग्राफ नंबर 1 है उसको अगर आप देखें तो वो बहुत तेजी के साथ डाउनवर्ड मूव कर रहा है, यानी इस ग्राफ में आपके पास जो फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियाई या फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स है वो बड़ा है। सो ग्राफ 1 में जो आपका डिके कांस्टेंट है लेमडा 1 दैट इज ग्रेटर देन लेमडा 2। सो जैसे ही लेमडा 1 ग्रेटर देन लेमडा 2 हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ग्राफ 1 का जो हाफ लाइफ था ऑफ दैट एलिमेंट वो हाफ लाइफ शॉर्टर हाफ लाइफ था एज कंपेयर टू द एलिमेंट ऑफ ग्राफ 2। सो डियर स्टूडेंट, इस तरह आप ग्राफिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी एलिमेंट का डिके कांस्टेंट कैसा होगा और उसकी हाफ लाइफ की वैल्यू कंपैरेटिवली दूसरे एलिमेंट के क्या होगी। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था कि किस तरह हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। ये सारा कुछ हमने जो डिस्कस किया ये बेसिकली उन न्यूक्लियाई से रिलेटेड था जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई कहलाते हैं, जिनमें एटॉमिक मास नंबर बहुत ज्यादा होता है, यानी नेचुरली ही वो रेडियोएक्टिव होते हैं।
डियर स्टूडेंट, आपके पास जो स्टेबल न्यूक्लियाई हैं, आप उनको भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि आप स्टेबल न्यूक्लियाई पर एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करें। जैसे ही ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन उस एलिमेंट के न्यूक्लियस में एंटर होगा तो वो न्यूक्लियाई एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि इस फास्ट न्यूट्रॉन की वजह से वो न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और वो एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई में ट्रांसफॉर्म होगा। लेकिन ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि ये एक मैन मेड अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, सो इसे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। सो